अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, 8 फरवरी इंतखाबात का दिन है, बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। और गहमा गहमियां और एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान का। जो भी सुबह आप उठा के देखें वहां पर इलेक्शन की सरगर्मियां जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें शुरू कर चुकी हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते लेकिन वो बड़ा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तकरीबन 2-2.5 करोड़ वोटर्स जो हैं वो नए आए हैं, और पाकिस्तान में जो यूथ है, जो नौजवान वोटर्स हैं, उनकी तादाद तकरीबन 45% पाकिस्तान की जो जो वोटर्स हैं वो नौजवानों पर मुश्तमिल होगा। ये नौजवान किस तरफ जा सकते हैं अगर वो इलेक्शन डे वाले दिन निकल आए? तो तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, नून लीग को होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, या बाकी जमातों को होगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, लेकिन 7 फरवरी की रात तक ये इलेक्शंस जो हैं, हम सबको पता है कि असल मुकाबला जो है वो सोशल मीडिया पे हो रहा होगा। फेसबुक है, ट्विटर है, वहां पे कैंपेन भी हो रही होगी। एक जलसा जो है वो अगर ग्राउंड में होता है तो उसी के पैरेलल उसी जलसे पर बहस जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी होती है। इतने लोग हैं, इतने नहीं है, अच्छी तकरीर थी, बुरी तकरीर थी। तो सोशल मीडिया जो है शायद पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, इंतखाबी तारीख है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया का शायद हमने पहले कभी देखा हो। 2018 में था, लेकिन इस दफा उससे भी दुगना इन्फ्लुएंस होगा। दूसरा जो पंजाब की सियासत है, नून लीग के टिकट तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। पीटीआई वहां पर क्या करेगी, और जो आईपीपी है, जो जहांगीर तरीन साहब की और इल्म खान साहब की पार्टी है, वो क्या करेगी? ऊंट वहां पर किस करवट बैठ सकता है? साउथ पंजाब में क्या हो रहा है? तो पंजाब की सियासत को भी आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा खैबर पुख्तूनख्वा में भी इंतखाबी इत्तेहाद भी हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, और ये वो सूबा है जहां पर तहरीक इंसाफ 10 साल हुकूमत कर चुकी है। तो इस वक्त वहां की क्या सिचुएशन है? आज के प्रोग्राम में हमें पिल्डेट के सरबराह और मारूफ कॉलमिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा महमूद जान बाबर साहब केपी से ज्वाइन करेंगे, जबकि जो निजामी साहब है, माजिद निजामी साहब, वो हमें पंजाब से ज्वाइन करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे कि इलेक्शन से पहले इस वक्त मईशत की क्या सिचुएशन है, इलेक्शन के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बोर्ड इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हारून शरीफ साहब जो हैं वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो इस वक्त हमारे साथ पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, इलेक्शन की रटी हर तरफ हो रही है, कोई एतराजात उठा रहा है, कोई कैंपेन में बिजी है। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार और बार एसोसिएशन जो है, बार काउंसिल की भी प्रेस रिलीजेज आपने देख ली होंगी, उनको एतराजात हैं कि जी फेयर नहीं होंगे इलेक्शंस। आप बड़े करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अब टाइमली इलेक्शंस तो उसका तो सवाल अब खत्म ही हो गया है, वो तो हर सूरत होंगे, लेकिन इलेक्शन की फेयरनेस के हवाले से अ, आपकी असेसमेंट क्या है, और क्या आपको कोई एतराजात हैं? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। असल में आइडियल इंतखाबात और आइडियल फेयरनेस की तलाश तो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन टू बी रियलिस्टिक ये उतने ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जितने मिसाल के तौर से 2018 में हुए, या दैट मैटर और भी माजी में चले जाएं तो माजी के इंतखाबात भी जितने फेयर होते रहे हैं ये कमोबेश वैसे ही होंगे। उस पर कुछ खामियां होंगी, एतराजात होंगे, कुछ बहुत सीरियस भी हो सकता है एतराजात हों, लेकिन फिर जनरली हमने देखा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अमूमन इसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर काम चलने लगता है और अगला इलेक्शन आ जाता है। तो उसी तरह के होंगे। मुझे नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फेयरनेस होगी या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कोई अनफेयरनेस होगी। बस ये रूटीन के इंतखाबात की तरह ही होंगे। हाँ, ये ठीक है कि अनफेयरनेस का शायद स्टाइल कुछ बदल जाए इन इलेक्शन में पिछले इलेक्शनों के मुकाबले में। अच्छा अहमद बिलाल साहब, दूसरे बताइएगा कि ये अर्बन और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी बड़ी डिबेट है कि जी फलां पार्टी जो है वो अर्बन हलकों में परफॉर्म करेगी, फलां जो है वो रूरल में परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जांपल, अर्बन में कहा यह जाता है कि जी पीटीआई का अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर वो निकले तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस वक्त अगर दादो शुमार पर नजर डाली जाए तो
अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कितना मैटर करती हैं जब नंबर गेम आखिर में बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो कितना मैटर करती हैं? आदिल साहब, असल में बात यह है कि जो इंतखाबात बड़े क्लोज होते हैं, जैसा कि आप मुतवक्को है, उसमें फर्क तो 10 से 20 वोट सीटों का होता है ना। तो जी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अर्बन सीटों के अंदर कोई एक पार्टी अगर प्रेडोमिनेंटली सीटों को जीत ले, तो वो 10-20 का फर्क से तो बहुत ज्यादा वो कवर कर लेगी। और इसी तरह रूरल में भी अगर कोई एक पार्टी प्रेडोमिनेंटली कर ले, तो वो भी 10-20 सीटों की मेजोरिटी ले सकती है। असल चीज तो ये है कि ये ओवरऑल हमारे सिस्टम के अंदर ये चीजें कितनी चेंज होती हैं बिटवीन नाउ एंड द पोलिंग डे। हमने माजी में देखा था, 2018 में हमारे सामने केस था कि नवाज शरीफ साहब पब्लिक ओपिनियन पोल्स में लीड कर रहे थे इंतखाबात से तकरीबन 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते पहले तक, और वो उनकी मेजोरिटी सस्टेन थी। लेकिन जो 3 हफ्ते पहले उनकी सूरत हाल, उनका ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया और फिर वो इलेक्शन हार गए, और मोस्टली वही तकरीबन सूरत हाल थी उनकी एक्सल वोटों की जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स में थी। तो होता यह है कि जब कैंपेन चलती है तो इसके अपने डायनामिक्स होते हैं, तो वोटर उससे बहुत सी चीजें जानता है। और एक उसमें अहम तरीन बात ये होती है कि अगर वोटर को ये पता चल जाए कि यह पार्टी है तो अच्छी, मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये जीतेगी नहीं, तो बहुत से वोटर उसकी वजह से शिफ्ट हो जाते हैं किसी ऐसी पार्टी को जिसके जीतने के इम्कान हो, क्योंकि उन्होंने इससे काम कराने होते हैं। तो ये बहुत सी चीजें अभी आने वाले तकरीबन 1.5 महीने में, 2 महीने में ये चीजें तब्दील होंगी बड़ी तेजी के साथ। अच्छा, एक और अहमद बिलाल साहब, पाकिस्तान की ऑब्वियसली 65% जो पॉपुलेशन है वो 30 या अंडर है। यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। नए वोटर्स भी तकरीबन 2 करोड़ से कुछ ज्यादा नए वोटर्स का भी इंदिराज हुआ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यूथ की पॉपुलेशन है। एक तो यूथ कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निकलेगी वोट करने, और यूथ का जो टर्न आउट होगा, क्या वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं कि किस पार्टी की तरफ, हमने देखा कि यूथ ज्यादा इंक्लाइंड है पीटीआई की तरफ, बाकी पार्टियों की तरफ भी है लेकिन उस तरफ ज्यादा है। इस चीज का थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा कि ये कितना इलेक्शन के नताइज को इम्पैक्ट कर सकता है ये फैक्टर। जी देखिए, ये बात तो सही है कि वोटर्स जो नौजवान हैं, अगर रजिस्टर्ड वोटों में उनकी परसेंटेज देखें तो वो 45% के करीब है। लेटेस्ट जो रजिस्टर्ड वोटर्स की फहरिस्त जारी हुई है उसमें कुछ तकरीबन 45% 20 यानी 18 टू 35 एज ग्रुप के लोग हैं, जिनको हम नौजवान कह सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि ये वोट डालने नहीं आते। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो इनका एवरेज जो वोटर टर्नआउट है वो 31% है पिछले 8 इलेक्शंस का, जबकि ओवरऑल हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो भी बहुत काबिल रश्क तो नहीं है, लेकिन वो 45% है। यानी एवरेज वोटर टर्नआउट से भी 11% के करीब, 14% के करीब कम है जो हमारे नौजवानों का वोटर टर्नआउट है। तो आप रजिस्टर्ड वोट है, उनकी बड़ी तादाद है, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते, तो फिर वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकते। पिछले इलेक्शन में यानी 2018 में और उससे ज्यादा 2013 में तो 35% के करीब, 36% के करीब नौजवानों का वोट था जिन्होंने वोट डाले। क्या वो अभी भी उतनी तादाद में आएंगे? जब इमरान खान साहब का बहुत बलबला था और बहुत उनका एक हाइप थी 2013 में भी और 2018 में भी, तो उस वक्त भी नौजवानों की जो परसेंटेज वोट डालने गई थी वो 36% के करीब थी। तो अब क्या उतने ही बलबले से वोट डालने आएंगे? तो 36-37% के करीब डालेंगे, यानी अपनी जो उनकी तादाद है उसके मुकाबले में फिर भी कम होगा। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो जाए कि नौजवान बहुत मोटिवेट हो जाए तो फिर वो तादाद में वोट डालने आए, तो वो फर्क डाल सकते हैं यकीनन। लेकिन क्या ऐसा होगा जो पिछले 8 इलेक्शनों में नहीं हुआ? ये अभी देखने वाली बात।
अच्छा, अहमद बिलाल साहब, कैंडिडेट कितना मैटर करता है हमारी जो स्पेशली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमने देखा कि पीटीआई की 70-80% सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो या तो सियासत छोड़ चुकी है या पार्टी छोड़ चुकी है, और शायद ही वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो नए चेहरे सामने आएंगे। ये जो नया चेहरे वाला कॉन्सेप्ट है, ये कितना मैटर करता है कि अगर कोई बंदा जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं जानते लेकिन एक पार्टी उसे टिकट दे दे, तो पार्टी का वोट बैंक तो होगा, लेकिन खुद जो कैंडिडेट की अपनी पर्सनैलिटी है या नाम है या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कितना मैटर करता है हमारे इलेक्शंस में? देखिए, ये बात पार्टी टू पार्टी वेरी करती है। मसलन आपने पीटीआई का जिक्र किया है, तो पीटीआई के केस में मेरा ख्याल में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो इमरान खान साहब का स्टैंप है। अगर इमरान खान साहब के बारे में किसी को पता चलेगा कि ये कैंडिडेट इमरान खान साहब की तरफ से नॉमिनेटेड है, तो मेरे ख्याल में फिर उसकी कोई हैसियत होगी। और अगर वो आदमी, ये चंद एक्सेप्शन के साथ कह रहा हूं, लेकिन जनरली पीटीआई में जिन लोगों को वोट पड़ेगा वो इमरान खान की वजह से पड़ेगा। किसी शख्स की अपनी जाती हैसियत, वो बहुत कम लोग ऐसे होंगे। और अब वैसे भी जो इलेक्टेबल्स है वो मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ वैसे भी नहीं है। यानी इलेक्टेबल से मुराद है वो लोग जिनकी ज्यादा फॉलोइंग अपनी पर्सनल होती है, पार्टी से कतर अजर। तो वो लोग अब पीटीआई के साथ नहीं है। वो अमूमन जो बरसर इक़्तिदार जिनके आने का इम्कान होता है उनके साथ होते हैं। तो वो मेरे ख्याल में पीटीआई के साथ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं, मसलन पीएमएलक्यू ले लें। पीएमएलक्यू में जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनमें से तकरीबन सभी अपनी अपनी जाती बुनियाद पे ही इलेक्शन जीतते हैं। उनको पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट का कोई खास फायदा नहीं होता। तो ये पार्टी टू पार्टी वेरी करता है। लेकिन पीएमएलएन में ये दोनों ही बातें हैं। उसमें मेरे ख्याल में 50% के करीब लोग वो होंगे जिनको नवाज शरीफ साहब की वजह से वोट पड़ेगा, ज्यादा वोट। और 50% वो लोग होंगे जिन्हें अपनी जात की वजह से पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीजें मिलकर ही एक विनिंग कैंडिडेट बनाती हैं। लेकिन पीटीआई का केस तरह डिफरेंट है। उसमें विनिंग कैंडिडेट वही होगा जिसे इमरान खान साहब की हमायत का, जिसके बारे में पता होगा लोगों को कैसे हासिल है। अहमद बिलाल साहब, सोशल मीडिया, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिक्स के लिए सोशल मीडिया यूज होता है या जो विंग्स बन चुके हैं, और उसको हम लिंक कर देते हैं हेट स्पीच के साथ भी, जिस पर पिल्डैट काफी आजकल काम कर रही है, बड़े अरसे से कर रही है। मौजूदा इंतखाबात भी अगर देखा जाए तो 8 फरवरी के होंगे, लेकिन ये इलेक्शन असल में तो ट्विटर पे ही 7 फरवरी तक लड़ा जाएगा, जिसमें अगले को डिमीन करना और अगले को लिटरली ह्यूमिलेट करना जो आपसे एग्री ना करे, और भी बहुत से ऐसे अवामिल हैं। मौजूदा इलेक्शंस में एक तो सोशल मीडिया का आप किरदार क्या देख रहे हैं, दूसरा इसको क्या मॉनिटर और गवर्न करने के लिए भी अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट इसको देखा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ फंड्स जो हैं पार्टीज वहां पे भी स्पेंड कर रही हैं अपने सोशल मीडिया, जो उनके विंग्स बन चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन तो उस तरह से इन चीजों को मॉनिटर नहीं कर सकता। जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मसले का हल उस वक्त ढूंढा जाता है जब वो मसला पैदा होता है। अगरचे हम दूसरे मुल्कों की मिसालें देख के हम खुद अपने अंदर कुछ पेशबंदी कर सकते थे, लेकिन हमने की नहीं है। इस दफा गलबन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन के अंदर शायद माजी के किसी भी इलेक्शन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा और गालिबन फैसला कुन भी होगा। तो सोशल मीडिया का जो पार्टियां इस्तेमाल करना बेहतर सीख गई होंगी, या उन्होंने ये गुर सीख लिए होंगे, या उन्होंने ये गुर एम्प्लॉय करने की पोजीशन में होंगे इन इलेक्शन में, उनको बहुत फायदा होगा। और इसमें मुझे पीटीआई बहुत सबकत ले जाती हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एम्प्लॉय कर चुके हैं और सोशल मीडिया में उनकी यकीनन एक बर्तरी बहुत अरसे से कायम है। दूसरी पार्टियों ने उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी, तो जाहिर है कि उसका नुकसान दूसरी पार्टियों को जो होना है वो होगा। इसमें ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसके अंदर अब मेजॉरिटी की जो स्पेंडिंग होगी, मेजर स्पेंडिंग, वो अब सोशल मीडिया पे होगी। अब सोशल मीडिया पे जो स्पेंडिंग होगी उसके ऊपर हमारे इलेक्शन में पार्टियों की जो स्पेंडिंग है उसकी कोई लिमिट ही मुकर्रर नहीं है। पार्टियां लिमिटलेस खर्च कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है।
हाँ, इंडिविजुअल कैंडिडेट पे पाबंदी है, लेकिन ये तो जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जो भी प्रोपेगेंडा होगा या जो भी कैंपेन होगी वो मोस्टली पार्टियां करेंगी, लिहाजा उस पर कोई उनको फिक्र नहीं है कि कितने पैसे खर्च होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक रिफॉर्म की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग के ऊपर भी एक सीलिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये अगले आने वाले इंतखाबात के बाद ये बहुत सी थिंकिंग शुरू होगी कि हमें सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और ये जो आप हेट स्पीच की बात कर रहे हैं और जो डिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये भी जितना इस्तेमाल बढ़ेगा सोशल मीडिया का उतना ही इन चीजों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारे यहाँ हेट स्पीच बहुत बड़ी तादाद में होती है और इसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करने के लिए बहुत ही कम रास्ते हैं। हमारी जो स्टेट एजेंसीज हैं, FIA वगैरह, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी कंप्लेंट्स को डील कर सके। तो ये एक बड़ी मुश्किल तो है, लेकिन गालिबन इस इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पे शायद अगले इंतखाबात के लिए भी कुछ सोचा जाएगा। इन इंतखाबात पे तो नहीं, इन इंतखाबात पे ये तय है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पंजाब की सियासत की बात करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शंस के हवाले से अहमद बिलाल महबूब साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपने सुनी होगी। इस वक्त मारूफ सहाफी और कॉलमिस्ट जनाब माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। माजिद निजामी साहब, बहुत शुक्रिया। 2 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी एक प्रोग्राम में, और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, खुसूसन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, और वो आप हमारे ऑडियंस के सामने लेके आए थे। अब तकरीबन नाउ दैट वी आर टॉकिंग 47 दिन बाद इलेक्शंस होने हैं, और हमें पता है कि PMLN की कितनी तैयारी है, PTI की कितनी तैयारी है, PTI के मसले मसाइल और भी हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी तैयारी है। इस वक्त अगर पंजाब में फॉर एग्जांपल कल इलेक्शंस करवाए जाएं और इसमें सारे फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखें, तो कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। ये खासा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना मेरा ख्याल है इस सियासी माहौल में इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि पंजाब में तो 2 बड़े हरीफ हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इसमें एक अच्छा मुकाबला दे पाएगी। इसलिए अभी तक जो चीज वाज़ेह है वो तो यही है कि पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर होगी। जहां तक बात है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की, तो मैं समझता हूं कि अभी तक दोनों ने बिल्कुल अपनी सियासी हिकमत अमली को छुपा के रखा हुआ है और वो उसे जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक चौमुखी लड़ाई होगी जिसके अंदर दोनों को बहुत चीजों का ख्याल रखना होगा। मुस्लिम लीग नून को इस चीज का खतरा है कि इलेक्शन डे पे अगर तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आता है तो उनके लिए मामलात मुश्किल होंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए इशू ये है कि उन्हें इस वक्त कागजात नामजदगी हासिल करने हैं, वो मंजूर करवाने हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी टिकटों का जो सिलसिला है उसे बिल्कुल रोक रखा है जी। खुफिया तौर पे वहां पे बिल्कुल ये चीजें अंडर कंसिडरेशन है कि किसको टिकट दिया जाए, लेकिन अभी उनकी पहली तरजीह ये है कि कागजात नामजदगी हासिल किए जाएं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं, ताकि जब टिकट इशू किया जाए तो उस वक्त उस उम्मीदवार का नाम बैलेट पेपर पर हो। तो इसलिए अभी तक मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी आगे है, लेकिन उसे अगर मजीद मेहनत के साथ वो अपनी प्लानिंग करते हैं तो शायद वो पंजाब में आगे निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरा बताइएगा, IPP की अगर बात की जाए, इलेक्टेबल तो बड़े बड़े नाम तो काफी शामिल हो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है उनका? क्या इत्तेहाद हो चुका है, नहीं हुआ? कितनी सीटों पर हुआ नून लीग से? क्योंकि इतना इजी नहीं है। अगर लाहौर में वो ऐसी सीटें मांगते हैं, फॉर एग्जांपल अयाज सादिक की सीट की बात हो रही है अलीम खान के लिए, वो भी तकरीबन नामुमकिनात में से होगा। और फिर नून लीग के साथ जो लोग खड़े हैं 25-30 सालों से, नून लीग कैसे IPP के लिए अपने उम्मीदवारों को या लोगों को छोड़ दे? एक ट्रिकी सी सिचुएशन है दोनों IPP के लिए भी और नून लीग के लिए भी। जी, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा इसलिए भी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के
हवाले से जो सिफारिश है वो बड़ी तगड़ी है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। इस हवाले से कुछ लिस्टों का तबादला भी हुआ है जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने लिए MNAs और MPAs के हल्के मांगे हैं। अब इसमें इशू ये है कि तहरीके इस्तेहकाम जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसके कुछ लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में भी जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून से ही सीट एडजस्टमेंट होनी है तो क्यों ना हम शेर के इलेक्शन पे हम सामने आए। हमारे पास पंजाब के कई अजला में ऐसी इतलात हैं कि उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है कि अगर हमने शेर के साथ ही डीलिंग करनी है तो वो फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए 10 के आसपास सीटें अगर उन्हें मिल जाए तो मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी कामयाबी होगी। और बहरहाल उन्हें लाहौर में कुछ ना कुछ एडजस्ट तो किया जा रहा है। अभी तक की इतलात यही है कि उनके बड़े रहनुमाओं के हवाले से वर्किंग हो रही है, और उम्मीद है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर उनको एडजस्ट नहीं किया जाता तो कई हलकों में ये 3 वे फाइट हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी होगा, नून लीग का भी होगा और इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी होगा, तो वो 3 वे फाइट का मुस्लिम लीग नून को नुकसान होने का अंदेशा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली टॉप टीयर सेकंड टीयर जो है या तो वो जेलों में चले गए या पार्टी छोड़ के चले गए। तैयारी आपको उनकी कितनी लग रही है? क्योंकि देखिए अब नॉमिनेशन पेपर्स की तारीख भी आ चुकी है, शुरू हो गए हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। अभी तक शायद पीटीआई कन्विंस नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी। एक केस अभी भी वहां पर इंट्रा पार्टी वाला मामला है। ये कितना सब कुछ इफेक्ट कर रहा है तहरीक इंसाफ के चांसेस को भी? और आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई जो है वो कुछ अगर कुछ भी ना करे, घरों में ही बैठे रहे, तो फिर क्या कर पाएगी? जी, तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त खोने को बहुत कुछ है और डेफिनेटली उनकी वैसी तैयारी नहीं है जैसे इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए। तो इसलिए तहरीक इंसाफ की जो अभी तक की प्लानिंग सामने आई है वो ये है कि फिलहाल वो बिल्कुल खुफिया तौर पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 11 से 13 जनवरी तक का टाइम है कि जिसमें सारे सियासी उम्मीदवार उनको अपनी टिकट्स जमा करानी होंगी और हतमी तौर पे जो फहरिस्त आएगी। तो अभी इन दिनों के अंदर ये तकरीबन 20 दिन का जो अरसा बनता है उसके अंदर तहरीक इंसाफ की प्लानिंग यही है कि उन्हें इलेक्शन कैंपेन तो चलाने नहीं दी जाएगी, ना उनकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होंगी। तो इसलिए उनकी तरजीह अव्वल यही है कि कुछ ऐसे लोग मिल जाएं कि जिनके कागजात नामजदगी अप्रूव हो चुके हों, ताकि फिर उनको टिकट देने में आसानी हो। क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि कोई भी शख्स अगर तहरीक इंसाफ से वाबस्ता होकर कागजात नामजदगी शामिल करवाएगा तो उसके ऊपर खासी मुश्किलात आएंगी, और अभी भी कई लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के पास कोई बहुत बड़ा मार्जिन है या उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो एक अच्छा मुकाबला तो कर सकते हैं लेकिन उनकी मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अगर मुश्किलात बढ़ती गई तो हो सकता है कि उनको इसका बहरहाल एक नुकसान होगा। अच्छा, मुझे साउथ पंजाब का बताइएगा कि साउथ पंजाब में वैसे ही ट्रेडिशनली फाइट रही है, पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट। और पीपल्स पार्टी जो है शायद पंजाब में अगर कहीं पे अभी भी उसके थोड़े बहुत चांसेस हैं, कुछ ना कुछ पॉकेट्स में वो स्ट्रांग है, वो साउथ पंजाब में। लेकिन फिर देखें आईपीपी भी अपने अपनी जड़ें जो है वो उसमें वहां पर कदम जमाना शुरू हो चुकी है साउथ पंजाब में। साउथ पंजाब में जो है किस किस्म के मुकाबले को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की अपनी जगह पर काफी सपोर्ट मौजूद है साउथ पंजाब में। जी, साउथ पंजाब का मसला ये है कि जो 2018 में हमने जनूबी पंजाब सूबा महाज देखा था, उसके जितने भी बड़े नाम थे वो फिलहाल खामोश हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ की जानिब किसी अहम जमात का रुख नहीं किया। वो अभी भी मामलात को देख रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान इन एरियाज में अच्छी वर्किंग की है और उनका ये ख्याल है कि हमारे यहाँ पर
बेहतरीन कैंडिडेट्स होंगे जो कि हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो पीपल्स पार्टी इस मरतबा पुरुमीद है। इसके साथ साथ अगर वो तमाम इलेक्टेबल्स किसी पार्टी के टिकट से नहीं आएंगे तो अभी ये ख्याल किया जा रहा है कि तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे बड़े नाम होंगे जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद वो अपना ग्रुप बना के किसी भी जमात के साथ जा सकते हैं। तो साउथ पंजाब में इस दफा पहली मरतबा ऐसे हो रहा है। पिछले 3 से 4 इलेक्शन में ये देखा गया है कि जिस जमात की हवा चल रही होती है साउथ पंजाब के लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर साउथ पंजाब में भी अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि उनके जो लोग हैं ना तो वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी में गए हैं, ना वो सारे के सारे नून लीग में आए हैं, और तहरीक इंसाफ से तो वो बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इस दफा साउथ पंजाब के अंदर पहली दफा ये देखने में आ रहा है कि यहाँ से वो जो एक वेव चलती है और इलेक्टेबल्स किसी एक जमात का रुख कर लेते हैं, वो नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, निजामी आखिर में जो थोड़ा सा जेलम पे फोकस करके अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं इलेक्शन लड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी मिसेज लड़ेंगी। फिर उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, वो अपनी जगह पे और शायद वो अभी भी तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। ये जो पूरी फाइट है, और फिर जो मुस्लिम लीग नून ट्रेडिशनली बड़ी स्ट्रांग रही है जेलम में, फिर फवाद के अपने जो कजन है वो पीएमएलएन में चले गए हैं, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। जेलम में क्या देखने को मिल सकता है? जी, जेलम की सूरत हाल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अब चूंकि ये सारी सियासत डिस्कस हो रही है तो इसमें ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। जो चौधरी फवाद हैं उनकी जो पहली बेगम है, वो उनका जो खानदान है वो जेहलम का है, जिसमें इनके कजन्स वगैरह भी हैं। और जो दूसरी बेगम है वो फैमिली से बाहर की शादी है। तो इसलिए अगर दूसरी बेगम साहिबा जेहलम में जाना चाहेंगी तो बहरहाल उन्हें सियासी तौर पे या खानदानी तौर पे कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना जरूर होगा, क्योंकि जेहलम में जो चौधरी खानदान है उसी से चौधरी फवाद की पहली मिसेज है। तो इसलिए इस चीज को भी देखना होगा। इसके साथ फिर उनके भाई और कजन्स जो हैं वो किस साइड पे जाते हैं, तो वहां पे अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई और वहां पे लग रहा है कि कंफ्यूजन अभी भी है। अभी कोई उस तरह से सामने नहीं आया कि जेहलम के अंदर फलां उम्मीदवार फलां जमात से होगा और फलां फलां जमात से होगा, और चौधरी खानदान जो है क्या वो बट जाएगा या वो किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। तो चौधरी फैमिली के अंदर भी अभी इस हवाले से कोई डिसीजन नहीं हो सका है। माजिद निजामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खैबर पुख्तूनख्वा लिए चलते हैं, वहां के सीनियर सहाफी महमूद जान बाबर साहब से ग्राउंड सिचुएशन पर बहस और मुबाहिसा करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, वो सूबा जहां पर तहरीक इंसाफ जो थी वो काफी पॉपुलर रही है, 10 साल उनकी वहां पर गवर्नमेंट रही है। इस वक्त भी वो कितनी पॉपुलर है और उनकी लीडरशिप क्या सोच रही है, क्या वो कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, नहीं जमा करा रहे, और किस जमात का किस से इत्तेहाद होने जा रहा है। महमूद जान बाबर साहब सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, बाकी तो पूरे मुल्क में इलेक्शन की एक्टिविटी शुरू हो गई है, केपी में भी ऑब्वियसली शुरू हो गई है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं। अभी फिलहाल वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है एक्टिविटीज में? एक तो जेयूआई और एएनपी का अलायंस जो है वो होने जा रहा है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट, और उसके अलावा क्या हो रहा है सूबे में, क्या हो रहा है, अवाम के तासुरात क्या है, और क्या इलेक्शन की वो गहमा गहमी आपको नजर आ रही? देखिए, लोग कागजात तो लिए हैं, लोगों ने कागजात नामजदगी, और उसको फिल करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बड़ी गहमा गहमी में नहीं देख रहा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इतनी बड़ी तादाद में लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि कैंडिडेट्स को खुद भी इस बात का अभी तक एहसास नहीं कि आया वो टिकट होल्डर है भी या नहीं, आया ये जिस सीट पे इलेक्शन की तैयारी कर रहा है ये सीट उसे मिल रही है या वो उसके इत्तेहादी जमात को किसी को मिलेगी। और अगर इनके बीच इत्तेहाद होता है, ये सारी जमातें जो एक दूसरे के साथ इस वक्त बातचीत कर रही हैं, तो उम्मीदवारों को इस वक्त इतना ज्यादा एतमाद नहीं है कि ये जो कागजात वो जमा करा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से आज मेरी बात हुई तो हमने कहा कि आपका नाम हम दे देते हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन वो काफी प्रोमिनेंट लोग हैं,
तो उन्होंने कहा नहीं अभी पता नहीं चल रहा कि मुझे टिकट मिलता भी है कि नहीं। बाकी जमातों में भी यही सूरत हाल है। इस वक्त एक इबहम सा है, क्लैरिटी नहीं है, किसी पार्टी के पास क्लैरिटी नहीं है सिवाय परवेज खटक साहब के, क्योंकि वो फैसलों में मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार हैं और उनका जो है, और बाकी भी पार्टीज इस वक्त वो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी तक ऐसा कोई क्लियर मैसेज नहीं है, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है मैदान में जिसे मैं कह सकूं कि ये वजारत आला का कैंडिडेट है, सिवाय परवेज खटक साहब के जो कहते हैं मैं बनूंगा। बाकी और किसी पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा उम्मीदवार लॉन्च नहीं किया। एक अमीर हैदर खान होती साहब का नाम हमने सुना है, लेकिन वो देखते हैं कि आगे और कौन कौन आता है। तो ये सिलसिला है सब पॉलिटिकल पार्टीज में। अच्छा महमूद जान साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को भी पता नहीं है कि कौन कौन सी सियासी जमात किस किस से बातचीत कर रही है, तो इस पर अभी तक कुछ ना कुछ क्या क्लैरिटी आई है कि एटलीस्ट एएनपी और जेयूआई जो हैं वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, या बाकी जमातों की भी बातचीत हो रही है? जी देखिए, बाकी जमातों की भी आप मालूम है आपको, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज में सबसे पहले 4 जमातों की उनके साथ बातचीत हुई, फिर उसके बाद ये जमातें फिर एनपी के मरकज में आई। अभी भी बातचीत हो रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट का भी जो फैसला हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम ने तो वाज़ेह ऐलान किया है कि हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर वो सबसे पहले जो मुस्लिम लीग के साथ उसके मुज़ाकरात हुए, अगर वो मुस्लिम लीग के साथ भी जाती है तो कुछ जगहों पे फिर वो एनपी के साथ जाती है, और बाकी अगर किसी और के साथ भी जाती है तो ये एक ऐसा मलहूबा बनेगा कि एक जिले में जमीयत उलमा इस्लाम एक पार्टी की इत्तेहादी होगी, दूसरे जिले में वो उसके मुखालिफ भी हो सकती है, वहां पे उसके हक में तकरीर करेगी, यहाँ पे उसके खिलाफ तकरीर करेगी। तो सियासी जमातों का जो बयानिया होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा इत्तेहादों में जब लोग जाएंगे, अगर वो पीडीएम की तरह का कोई इत्तेहाद हो कि सबका बयानिया भी एक हो, बात भी एक हो, वो तो फिर मुमकिन है कि वो बेहतर तरीके से हो सकता हो। लेकिन ये जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है, तो एक एक जिले में ये एक दूसरे के हामी और मुखालिफ होंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन होगी, वोटर बहुत कंफ्यूज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें अब अगर तहरीक इंसाफ की बातचीत की जाए तो बात की जाए तो देखिए, इवन लोकल लेवल पर जो उनके लीडर्स हैं, जो साबिक एमपीएज एमएनएज हैं, या तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं या इस वक्त भी रोपोश हैं, या वो जेलों में हैं। तो क्या वहां की मकामी क़यादत भी उनकी कंफ्यूज है कि किसको टिकट मिलेगा, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे? और नॉमिनेशन पेपर्स में तो आपके 2 दिन है, वो तो ये तो कौन कौन क्या कागज भी जमा हो रहे हैं उनके या नहीं हो रहे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर रिलाई कर रही है कि उसे अदालत से कुछ रिलीफ मिलेगा और यहाँ पर कोई उनके हक में फैसला होगा। रिलीफ क्या, इंसाफ भी कह सकते हैं, रिलीफ भी कह सकते हैं, जो भी हो उसके मुख्तलिफ माने लोग पहनाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसके उम्मीदवार फिर तो मैदान में आएंगे। अदरवाइज इस वक्त उनके यहाँ तो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी है कि एक दूसरे के कागजात जो हैं इस वक्त भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आया कि उनकी फला जिले से कौन कौन आ रहा है। पहले उनका पूरा एक वो आता था, ब्लॉक आते थे कि इस ब्लॉक से इतने लोग फला फला आ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर ये इनके इंतखाबी निशान वाला फैसला हो जाए, उसके बाद मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का टेम्पो बनेगा। अगर वो इंतखाबी निशान इनका खत्म हो जाता है किसी वजह से, जो इनका बैट है, तो अगर वो नहीं होता तो उस वक्त की तहरीक इंसाफ किसी और पोजीशन पे लड़ेगी, और अगर वो होता है तो फिर वो बहुत उनके लिए मेरे ख्याल में फेवरेबल सिचुएशन होगी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी जो उसका वोटर है उसको कन्विंस करने के लिए उनको नए इंतखाबी निशान के साथ उनको मुश्किल पेश आएगी। तो अगर इनका बैट रहता है तो जो उनको वोट देगा वो दे देगा, अदरवाइज नए जो निशान आएंगे उसमें तहरीक इंसाफ को फिर उसका नुकसान हो सकता है। और एक नुकसान ये जो शेर अफजल मरवत साहब जो आए हैं, तो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगियां हैं, जिले की सतह के बयानात आए हैं। हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमसे पूछा जाना चाहिए, हमसे बात होनी चाहिए, ये क्या आपने पार्टी शेर अफजल मरवत साहब को दे दी है, और हम जो बैठे हुए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं तो हम ही से बात होनी चाहिए। तो जो स्पेस इस वक्त बाकी लोगों को मिला है उसने पार्टी की इंटरनल सिचुएशन पे काफी असर डाला है, और मेरा ख्याल है वो जो मोराल है वो भी इस वजह से 2018 और 2013 के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट है। महमूद जान साहब, आखिर में तो अब इस वक्त ग्राउंड पर अगर शेर अफजल मरवत साहब को साइड पे कर दिया जाए तो कौन सा ऐसा सियासी रहनुमा है जो इस वक्त तमाम में अपने कारकुनान में तहरीक इंसाफ का? देखिए, इस वक्त तो ये बात तो एक हकीकत है कि कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो पिछले दिनों इन्होंने कुछ कन्वेंशंस किए,
उन कन्वेंशंस से पहले तो किसी को ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि कोई बाहर भी निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन जब वो कन्वेंशंस हुए तो फिर आपने देखा कि वो जो शाह फरमान साहब जो कि सियासत भी छोड़ चुके थे, उन्होंने ऐलान भी किया था, वो भी फिर कन्वेंशंस में आना शुरू हो गए। उनकी वजह ये थी कि उनका ये ख्याल था कि ये इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये तो फिर चांस बन रहा है। तो वो जो जिन जिन लोगों ने सियासत भी छोड़ी थी वो भी वापस आना शुरू हो गए। लेकिन इस वक्त कोई फेस नहीं है इस, और वैसे भी आपको पता है तहरीक इंसाफ में फेस तो ज्यादा चलता नहीं, एक ही सेंट्रल फेस है जो कि उनके पीटीआई के चेयरमैन थे, बानी चेयरमैन, उसी का नाम चलता है। खुद तो किसी बंदे का यहाँ पे कोई नाम होता नहीं है, उसके नाम पे वोट मिलते भी नहीं है। तो आप किसी को भी ले आए उसके नाम पे वोट नहीं मिलते। तो इस वजह से इस वक्त भी सूबे में कोई ऐसा फेस नहीं है जिसको मैं आपके सामने कोट कर सकूं कि फला है और वो इस वक्त खड़ा है पार्टी की तरफ से। महमूद जान बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो असल कहानी है और जो असल टॉपिक जो डिस्कस होना चाहिए इंतखाबात के साथ साथ, वो है पाकिस्तानी मईशत। जब से केयरटेकर सेटअप आया हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी देखने में आई, रुपए को भी इस्तेकाम मिला। इलेक्शंस के दौरान क्या हो सकता है और इलेक्शन के बाद मईशत की क्या सूरत हाल होगी, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तो सियासी मामलात पर आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। इस वक्त माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबरा और कॉलमिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त अगर पिछले 4-5 मंथ पर हमारी नजर डाली जाए इकोनॉमी पर, किस तरह से परफॉर्म किया और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, खुसूसन जो स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी की सूरत हाल है उस पर भी डिटेल में आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ओवरऑल हाउ हैव वी परफॉर्म्ड एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? जी आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज तो बड़ा क्लियर ये जहन में रखना चाहिए कि मईशत अभी तक स्टेबलाइजेशन के फेज में है। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो मैक्रो इशारिये हैं जिसमें फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल इदारे हैं जिनका इस वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, उनको कुछ अच्छे सिग्नल पिछले 5 माह में स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं। स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि कुछ पॉलिसी मेजर्स फिस्कल कंट्रोल्स के लिए गए, फिर फाइनली इलेक्शन की डेट अनाउंस की गई, तो उनको एतबार बढ़ना शुरू हुआ कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, जो लोग होर्डिंग कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, तो वो भी उसका मस्बत एक असर आया। अब जो उसका असर आया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक तो सर्टेनिटी का हमेशा असर आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉरेन बाइंग थी जो डॉलर बेस्ड थी, क्योंकि हमारा रुपया पिछले 1-1.5 साल में इस कदर गिर गया था कि हमारे कुछ स्टॉक्स जो थे अच्छी कंपनियों के, वो बहुत लुक्रेटिव थे। तो बहुत से जो फंड्स थे इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पोजीशन ली, क्योंकि उनकी बाइंग जो थी, क्योंकि वो डॉलर बेस्ड होते हैं, वो सस्ती हो गई और उनको फॉलो करते हुए लोकल्स ने किया। तो एक बहुत थी जिसको हम बुल रन कहते हैं, स्टॉक मार्केट ने अपनी पोजीशन को बेहतर किया और उससे जो एक इन्वेस्टर है जिसको हम कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टर कहते हैं, उसके एतमाद में भी इजाफा हुआ। लेकिन मैं यहां ये वजाहत करता जाऊं कि जब आप स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो उसका मईशत के रिवाइवल से ताल्लुक कम होता है, एक फ्यूचर पे ऑप्टिमिज्म पे ज्यादा ताल्लुक होता है कि जी अब पाकिस्तान अगले 4-5 साल में गालिबन बेहतरी की तरफ जाने लगा है। बुल रन हमने देखी और आपने फरमाया कि फ्यूचर का जो ऑप्टिमिज्म है उसको देखकर ये बुल रन जो है और मार्केट में एक एक्टिविटी आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब से इलेक्शन शेड्यूल आया है, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होना है, हमने देखा कि बड़ी तेजी से स्टॉक मार्केट जो है वो कई हजार पॉइंट्स नीचे गिर गया। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब उतना ऑप्टिमिज्म नहीं रहा 8 फरवरी के बाद, और शायद कुछ लोगों को ये ख्याल था कि यही सेटअप चलेगा, एफसी भी आ गई है, फंड्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब चूंकि उन्हें पता है कि जी 8 फरवरी को इंतखाबात है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट आ गया उसमें। जी, कुछ लोग इसको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखें स्टॉक मार्केट के, तो ये कोई ऐसा नेक्सस नहीं है, ये बड़ा नेचुरल होता है
कि जब भी मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं खासतौर पे मीडियम और छोटे साइज के इन्वेस्टर, उन्होंने कमाई कर ली होती है, वो निकलना चाहते हैं। तो जब वो निकलना चाहते हैं मार्केट से तो सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट गिरना शुरू होती है। बाइंग प्रेशर सारी उम्र तो आदिल साहब नहीं रह सकता। तो ये मेरे हिसाब से ये करेक्शन है, इसका इलेक्शन की तारीख के या जो शेड्यूल आ गया उससे लिंक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे इंप्रेशन आता है जो कि खुदा ना खासा जो है इसी सेटअप को आगे ले जाना चाहता है। हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।